Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the cyclone के पर्सपेक्टिव है। साइक्लोन मोंथा का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमम किया जा सके उसके रिगार्डिंग में प्रिपेयरनेस स्टेप्स को डिस्कस किया गया है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर के द्वारा। प्रिपेयरनेस स्टेप्स के अंदर में आप इंक्लूड कर सकते हो ऐसा एरिया जहाँ पे साइक्लोन का मोर इम्पैक्ट रहेगा। एरिया से लोगों को रेस्क्यू है वो किया गया है रिलीफ कैंप्स के रिगार्डिंग में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को हाई अलर्ट सिचुएशन में रखा जाता है किसी भी अननेचुरल सिचुएशन के दौरान में। और इसके अलावा स्टूडेंट्स जिस एरिया में इम्पैक्ट रहेगा तो कैसे वहाँ पे जो मिनिमम सर्विस है जो बेसिक सर्विस है उसको रिस्टोर किया जाएगा। जो लोग उससे इम्पैक्ट रहेंगे उनको हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड करना हो या फूड पैकेट्स हैं उनको प्रोवाइड करना हो उसका यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको हमारा जो वेदर फोरकास्ट का जो इंस्टीट्यूशन है उनके भी रोल के बारे में जानकारी होना चाहिए और आप अपने आंसर के अंदर भी इनके रोल को कोट है वो कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स आईएमडी के द्वारा वेदर के अंदर में जो एक्यूरेसी है फोरकास्टिंग के अंदर जो एक्यूरेसी है उसको ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है वो किया है। एक समय आप देखिए कि 99 के समय में उड़ीसा का जो कोस्ट है उसको सुपर साइक्लोनिक कंडीशन के द्वारा हिट किया गया था। उस समय हमारा जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके अंदर भी आप देखिए कि काफ़ी जो कमी है वो हुआ करती थी। उस दौरान में जो हमारा डिजास्टर के अंदर में स्पेशल जो एजेंसीज है उनका भी लैकिंग हुआ करता था लोगों को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। और जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं काफ़ी हायर नंबर्स के अंदर में जो डिजास्टर है काफ़ी हायर जो नंबर्स हैं उसमें देखने के लिए मिला। अब प्रेजेंट समय का एक सिचुएशन है 2023 के समय में आप देखिए कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट का जो एरिया है गुजरात के अराउंड का जो एरिया है वहाँ पे बीपरजॉय नाम के साइक्लोन ने हिट किया था और बीपरजॉय साइक्लोन के अंदर में जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स का वो जीरो था। तो ये हमारा वेदर फोरकास्टिंग के अंदर में जो इम्प्रूवमेंट हुआ उसकी वजह से इस तरीके से हमने जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया है ओवर द ईयर। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें साइक्लोन के बारे में तो साइक्लोन का जो नेम है वो है मोंथा। कौन से कंट्री के द्वारा इस साइक्लोन का नेमिंग किया गया? थाईलैंड के द्वारा। नेमिंग के बारे में हम रीड करेंगे उससे पहले इस मोंथा साइक्लोन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। आप देखिए कि कहाँ पे इसका ओरिजिनेशन हुआ है। बे ऑफ बंगाल जो हमारी कंट्री के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है वहाँ पे एक डीप डिप्रेशन का सिचुएशन क्रिएट हुआ। डीप डिप्रेशन ही है जो साइक्लोनिक स्ट्रॉम के अंदर में कन्वर्ट होता है और आने वाले समय में ये जो मछलीपट्टनम का जो एरिया है जो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो इनिशियली पार्ट है जब फॉरेन पावर्स इंडिया में आती हैं तो मछलीपट्टनम को आप देखिए कि एज ए इंडस्ट्रियल हब के रूप से सेटअप किया गया था। तो मछलीपट्टनम को ये इम्पैक्ट कर सकता है। कलिंगापट्टनम का भी एक एरिया बताया गया है। काकीनाडा जो कि हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा उसका नाम आता है, काफ़ी बार आप एनर्जी के पर्सपेक्टिव से उसको रीड करते हो। काकीनाडा है, कलिंगापट्टनम है, मछलीपट्टनम है, वहाँ पे इसका मेजरली इम्पैक्ट रहेगा। स्टूडेंट्स बे ऑफ बंगाल के अंदर में क्यों यहाँ पे मोर साइक्लोन है वो ओरिजिनेट होते हैं? क्या उसका जिस तरीके से जोग्राफिकली जो शेप है फनल फनल की तरह जिस तरीके से उसका शेप है क्या उसकी वजह से आपको मोर साइक्लोन देखने के लिए मिलते हैं? यस स्टूडेंट्स, उसका जो शेप है वो भी यहाँ पे एक रीजन है। फनल शेप है जो यहाँ पे इस तरीके से कंडीशंस को डेवलप करता है कि जिसकी वजह से जो म्यांमार है, जो बांग्लादेश है और जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको समय समय पे जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो साइक्लोन है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या हुआ करता है, किस एरिया के अंदर में ओरिजिनेट करते हैं, स्पेशली जो लेटीट्यूड का एरिया है वो आपको पता होना चाहिए। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो ओरिजिनेट हुआ करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, मीन्स इक्वेटर से आप जो 30 डिग्री का यहाँ पे जो लाइन है उस वहाँ तक, और आप देखिए 30 डिग्री यहाँ पे साउथ, इस बिटवीन एरिया के अंदर में जो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलेगा। हमारे इंडिया का जो लेटीट्यूड्स हैं, हम कितना लेटीट्यूड के अंदर में अपना एरिया को कवर करते हैं, तो हमारी कंट्री का जो सदर्न लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री के ऊपर में है। सदर्न जो लेटीट्यूड है वो 8 डिग्री के ऊपर में है। और आप देखिए कि नॉर्दर्न जो लेटीट्यूड है वो है 37 है नॉर्दर्न जो जम्मू एंड कश्मीर में है।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम भी इसी जोन के अंदर में काफ़ी सारा हमारा जो लार्जर पार्ट है इसी जोन के अंदर में सिचुएटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंडीशंस कैसी होती हैं, वार्म जो ट्रॉपिकल ओशियंस हैं वहाँ पे इसका कंडीशन है वो डेवलप हुआ करती हैं। और भी कुछ कंडीशन है जो आपको ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है उसके अंदर में बताया गया है, जैसे कि जो लार्ज सी सरफेस एरिया है उसका जो टेम्परेचर है मोर देन 27 जो सेंटीग्रेड है उससे हायर होना चाहिए। कोरिलोसिस जो फोर्सेज हैं जो उनका भी वहाँ पे प्रेजेंस होना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। तो साइक्लोनिक कंडीशन जो बनती है उसका डायरेक्शन यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज हुआ करता है। अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर में क्लॉकवाइज उसका मूवमेंट होता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट आपको मिलेगा। तो बेसिकली आप देखिए किस तरीके से साइक्लोन के बारे में हमने देखा। अब नेमिंग के पर्सपेक्टिव से एक बार हम रीड कर लेते हैं। जैसे मोन्था का नेमिंग किसके द्वारा किया गया है, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UN का एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल, UN एस्केप है इकोनॉमिक एंड सोशल जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया पैसिफिक। आप देखिए इनके द्वारा साइक्लोन का नेमिंग किया जाता है। हमारे रीजन के अंदर में 8 कंट्रीज इनिशियली हुआ करते थे। इनिशियली 8 कंट्रीज हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा नेशन है इंडिया है, इंडिया ने भी काफ़ी सारे साइक्लोन्स के जो नाम हैं वो दिए हैं। फिर आप देखिए कि इंडिया के अलावा बांग्लादेश है, इंडिया के अलावा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अलावा मालदीव है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, आपको कुछ कंट्रीज के नाम मेंशन कर दिए जाएं, पूछ लिया जाए कि एशिया पैसिफिक के अंदर में इनमें कौन से नेशन हैं जो नेम को सजेस्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है, क्या नेपाल इसका पार्ट है, क्या भूटान इसका पार्ट है? ऐसे तो कितने कंट्री हैं, वन ओनली, टू ओनली? तो ऐसे आपको नाम याद है वो होना चाहिए। इंडिया इसका पार्ट है, बांग्लादेश है, मालदीव है, मालदीव के अलावा म्यांमार है, फिर म्यांमार है, फिर आप देखिए कि ओमान है, ओमान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका और थाईलैंड है, श्रीलंका और थाईलैंड है जिसने इसका नेमिंग किया है। देखिए कि ये 5 हैं, ये 3 हैं, तो टोटल 8 कंट्रीज हुए। इनिशियली 8 हुआ करते थे। 2018 के समय में WMO और यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है एशिया पैसिफिक का, उन्होंने 5 नेशंस को और इंक्लूड किया जो कि मिडिल ईस्ट के पार्ट हैं। 5 नेशंस जिनको इंक्लूड किया गया वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आप देखिए कि लार्जर कंट्री सऊदी इसका पार्ट बना है। सऊदी के अलावा ईरान भी इसका पार्ट बना है। ईरान के अलावा कतर जो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे नेशन के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसका पार्ट बना है। और स्टूडेंट्स यमन जो है, यमन भी इसका पार्ट है। तो ये 5 नेशंस उनको भी इंक्लूड किया गया नेमिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। प्रेजेंटली 13 कंट्रीज इसका पार्ट हैं। तो ये हमने साइक्लोन के बारे में बेसिक है उसको रीड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया आसियान टाइज के बारे में है। 92 के समय हम डायलॉग पार्टनर बनते हैं। फुल्ली पार्टनरशिप है वो हम 1996 के समय स्टार्ट करते हैं। और 2002 के समय तो आप देखिए कि हमारे रिलेशंस हैं और भी स्ट्रेंथन है वो होते हैं आसियान के साथ में। तभी आसियान का जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है उसी के साइडलाइन के अंदर में इंडिया भी अपना मीटिंग करता है आसियान नेशंस के साथ में। अभी एक नए मेंबर कंट्री हैं उनको यहाँ पे वेलकम किया गया है। तिमोर नाम का जो स्टेट है, तिमोर, तिमोर का लोकेशन आप जरूर से देख लेना। तिमोर को एज ए नया मेंबरशिप मिला है तो उसको वेलकम किया गया। हमारा काफ़ी सारे अनसर्टेन सिचुएशन है बोथ बोथ इस जो ये आसियान का जो ब्लॉक है और इंडिया का काफ़ी अनसर्टेन है। बट हमारा जो कल्चरल पार्टनरशिप है, जो शेयर्ड हिस्ट्री होने की वजह से, चाहे वो कॉलोनियल स्ट्रगल का शेयर्ड हिस्ट्री हो, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स का जो हमारा डिमांड हो, तो आप देखिए कि ऐसा जो शेयर्ड हिस्ट्री होने की वजह से कंटिन्यूस हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है आसियान नेशंस के साथ में एक इम्प्रूवमेंट सिचुएशन में है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है। मैरीटाइम जो डोमेन है उसको नया कोऑपरेशन एरिया के रूप से यहाँ पे जो इंक्लूड है वो किया गया है। 2026 से लेकर 2030 तक का जो एक्शन प्लान है, प्लान ऑफ एक्शन, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का बात किया गया। और आसियान और इंडिया का ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट है उसकी पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन है वो हुआ है।
तो ये उन एरियाज़ के बारे में बताया गया है जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैरीटाइम एरिया को यहाँ पे नया डोमेन है कोऑपरेशन का, वो इंक्लूड किया गया, और टाइमोर नाम का जो स्टेट है उसको यहाँ पे एज ए नया मेंबरशिप आसियान का मिला है। छठ का जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। छठ बेसिकली क्या है, जब हमारा जो सन सेट होता है उस समय में आप देखिए कि उस समय सन का वर्शिप किया जाता है। 2-3 डेज का ये फेस्टिवल होता है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एक लिस्ट हुआ करती है जो किसी भी कंट्री के फेस्टिवल्स हैं, जो एक डिफरेंट प्रैक्टिस है, उसको इंक्लूड किया जाता है। यूनेस्को का ये लिस्ट होता है, यूनेस्को का लिस्ट होता है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का। हमारे काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला रमन का फेस्टिवल हो, जो कॉपर एंड ब्रास के यूटेंसिल हों पंजाब के अंदर में, या कालबेलिया डांस हो राजस्थान का। आप देखिए कि कोडियट्टम है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि मलयालम थिएटर भी है, संस्कृत थिएटर भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे छठ को भी इंक्लूड किया जाए इसके अंदर में, ऐसा हमने प्रपोजल है वो रखा है। और सिर्फ इंडिया ने इस प्रपोजल को नहीं रखा, काफ़ी सारे कंट्रीज ग्रुप के रूप से इसको प्रपोजल को रखे हैं, क्योंकि हमारे जो बिहार का जो रीजन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, वहाँ से जो लोग हैं कॉलोनियल एरा के समय ही जो ब्रिटिश अथॉरिटी के जो लोग हैं उनको लेके गई थी। काफ़ी सारे कैरेबियन कंट्रीज के अंदर भी उनका प्रेजेंस है। काफ़ी सारे ऐसे कंट्री जहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए उन लोगों को ले जाया है, वो गया था। तो मल्टीपल कंट्रीज ने इस प्रपोजल को रखा है कि छठ का जो पर्व है, छठ का जो फेस्टिवल है, उसमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में उसको इंक्लूड है वो किया जाए। बिहार में इलेक्शन है तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो अपना कैंपेन के दौरान में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉमिस करते हैं, वक्फ एक्ट के रिगार्डिंग में यहाँ पे अपोजिशन के एक लीडर के द्वारा कहा गया कि जब वो पावर में आएंगे तो उसको रिमूव करेंगे। एग्जाम के लिए क्या ये इम्पोर्टेंट है? एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जापान के बारे में है, कभी आप देखिए कि 1981 के समय में 1981 के समय में जापान के द्वारा हमारे यहाँ पे एक जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको सेटअप किया गया, सुजुकी जो मोटर कॉरपोरेशन है। और उस समय जापान के जो इंजीनियर्स हैं वो इंडिया के लिए विजिट के लिए आए थे। जापान के इंजीनियर जो हैं वो इंडिया के लिए आए, यहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है उसमें सपोर्ट उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया, सुजुकी के जो इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा। जापान का डिमांड ये है कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो जापान के अंदर में मोर कोऑपरेशन को कैरी आउट करें, मोर जॉब्स को यहाँ पे गेन करें, जिससे कि वो यहाँ पे जापान का जो डेवलपमेंट है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। जापान में सीनियर सिटीजन्स का जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फॉरेन कंट्रीज में हमारा जो शेयर है वो कम है। अभी पोटेंशियल है कि हम हमारे जो फॉरेन वहाँ पे वर्कर्स जापान में रहा करते हैं उसमें हमारे शेयर को हम इम्प्रूव है वो कर सकते हैं। ये बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन को भी आप देखिए कि डेवलप करने का यहाँ पे दोनों कंट्रीज का एक डेवलपमेंट का विजन है। और काफ़ी बार तो हमारे ऐसे भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमने अफ्रीकन नेशंस के अंदर में, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इसको इंडिया और जापान ने ही स्टार्ट किया था। ये आपको पता होना चाहिए, 2017-18 के समय ये टॉपिक है वो काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो इंडिया जापान का ये इनिशिएटिव है जिसमें अफ्रीकन नेशंस को जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम दोनों कंट्री मिलके वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। छठ के फेस्टिवल को ही यहाँ पे शो किया गया है फोटो के थ्रू, तो ये आप देखिए कि फोटो को आप जरूर से देखना। द हिंदू में कोई फोटो अगर पब्लिश होता है तो एग्जाम से रिलेटेड डायरेक्टली कोई क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बट आप फोटो के थ्रू आपका मेमोराइज है, उस कॉन्सेप्ट को आप लंबे समय तक याद रख सको। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी हमने काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या जो ट्रेड एग्रीमेंट है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर में वो हमने साइन किए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका का आप देखिए कि पेरू नाम से जो कंट्री हो, पेरू के अलावा चिली हो या कोई और नेशंस हो, वहाँ पे भी हमारा जो डिस्कशन है वो कंटिन्यूस फेज में है। यूरोपियन यूनियन के साथ में जो डिस्कशन है उसके लिए हमारे जो लीडर हैं वो वहाँ पे जाएंगे। जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको ये रिड्यूस है वो किया जा सके, ये यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स के साथ में डिस्कशन में हमारे मिनिस्टर वहाँ पे अपने विजन को कैरी आउट हैं वो करेंगे।
यूरोपियन यूनियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनका जो पार्लियामेंट है या जो पावर हाउस है वो कहाँ पे है। बेल्जियम का जो ब्रसेल्स है वहाँ पे उनका पावर सेंटर है, जो पार्लियामेंट का जो हेड है वो सिचुएटेड है। और ब्रसेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम के अंदर में जो कोऑपरेशन है, कैसे कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म वर्क करता है, एक कंट्री के अंदर में कैसे जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको कोऑपरेटिव जो पावर शेयरिंग के अंदर में उनको कैरी आउट करना, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको ब्रसेल्स है जो बेल्जियम है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक्स्ट्राडिशन के बारे में है। एक्स्ट्राडिशन क्या हुआ करता है कि किसी अदर नेशन से हम कोई क्रिमिनल पर्सन है इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग में या किसी अदर वे में, तो उसको हम ला सकें फ्रीली वे में एक एग्रीमेंट के थ्रू। तो जो एक्स्ट्राडिशन है वो हमने 40 एक्स्ट्राडिशन जो ट्रीटी है वो 48 कंट्रीज के साथ में साइन किया है। 12 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमने अरेंजमेंट है कैसे उनको लेके आना है, उसका अरेंजमेंट एग्रीमेंट्स हैं उनको हमने साइन किया है एक्स्ट्राडिशन के पर्सपेक्टिव से। और ओवर द ईयर्स ऑब्जर्व देखने के लिए मिला है कि जो इकोनॉमी का जो सेक्टर है, इकोनॉमी के अंदर में जिन लोगों ने ऑफेंस किया है उन लोगों को मोर एक्स्ट्राडिट है वो किया गया। तो मोर ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर के रूप से हैं या इकोनॉमिक जो फ्रॉड उन्होंने कैरी आउट किया है उनको वापस से इंडिया में लाया जाए, हम उनको हमारी एजेंसी उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकें, रीजंस को पता कर सकें क्यों उन लोगों ने ये क्राइम है उसको कमिट किया। क्राइम आप देखिए कि हर एक तरीके का क्राइम है, ये फाइनेंशियली जो फ्रॉड किया गया है वो भी यहाँ पे क्राइम ही हुआ करता है। हमारे कुछ रीजन्स के बारे में है। अभी इंटेंजि जो आईयूसीएन है उसका मीटिंग कंडक्ट हुआ था, आईयूसीएन का मीटिंग कंडक्ट हुआ। आईयूसीएन एक रिपोर्ट को भी निकालता है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, वर्ल्ड हेरिटेज, अब देखिए कि हेरिटेज जो वर्ड है वो आपको लगेगा कि ये यूनेस्को का हो सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट है, आउटलुक फॉर रिपोर्ट है, फॉर इसका एडिशन है। इसके द्वारा निकाली जाती है आईयूसीएन के द्वारा। 4 कैटेगरी के रूप से वो डिसाइड करते हैं कि कोई जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो गुड कैटेगरी में है या नहीं है। तो फर्स्ट वहाँ पे जो कैटेगरी है वो गुड का है, गुड है, कोई एरिया गुड सिचुएशन में है बट विद कंसर्न है कि वहाँ पे कंसर्न भी है कि वो डैमेज हो सकता है। फिर आप देखिए कि सिग्निफिकेंट कंसर्न्स को रेज किया जाए, ये एरिया है वो कंसर्न सिचुएशन में है, कंटिन्यूस वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है या कोई अदर रीजन है। और फोर्थ यहाँ पे जो कैटेगरी हुआ करती है वो क्रिटिकल का है, क्रिटिकल का है फोर्थ कैटेगरी। हमारा जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, हमारा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है गुजरात से लेकर सदन के अंदर में आप देखिए कि तमिलनाडु तक ये कवर करता है। तो हमारा जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, इसके अलावा आप देखिए कि आसाम के अंदर में जो मानस है, आसाम में मानस है, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर में, इनको बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि इन एरियाज के रिगार्डिंग में कंसर्न है। कंसर्न किस वजह से है, तो क्लाइमेट चेंज का कंसर्न बता दिया गया है, क्लाइमेट चेंज से इन एरिया में मोर इम्पैक्ट हो सकता है। ओवर टूरिज्म को भी एक एरिया यहाँ पे कंसिडर किया गया। इन्वेजिव जो एलियन स्पीसीज हैं, जो होस्ट लोकल जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको इम्पैक्ट करती हैं। और स्टूडेंट्स रोड का कंस्ट्रक्शन करना कि उन एरिया से रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है तो वो भी इम्पैक्ट करता है। नाइट के समय जो रोड लिमिट है, जो लिमिट है कि यहाँ पे आपको 40 का स्पीड से जाना है, तो उसका आपको वायलेशन मिलेगा और काफ़ी बार जो वाइल्ड लाइफ के जो स्पीसीज हैं वो उनसे कोलिजन होने की वजह से उनका डेथ भी आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा तो वहाँ से जो पेड़ हैं उनको कट कर लिया जाता है, वो वहाँ का इकोलॉजिकल सिचुएशन को डैमेज है वो किया करते हैं। ये ऐसे एरिया हैं जहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज रहा करती हैं इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। ये आप देखिए कि यहाँ पे किसको दिखाया गया है फोटो के अंदर में, हमारा जो नागालैंड है वहाँ पे उनका काफ़ी फेमस जो फेस्टिवल है वो हुआ करता है। उनका जो नेम है वो क्या है, हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल जो है वो वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर भी पाए जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर में पैडी फार्मर्स का जो स्टोरेज है उसका प्रॉब्लम को बताया गया, स्पेशली कावेरी का जो एरिया है वहाँ पे। तो स्टोरेज एंड गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट, जो उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिमम अमाउंट के ऊपर रिक्रूट उसको लेना है क्रॉप को, तो उसके बारे में भी यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के बारे में भी डिस्कशन है। तो उसके कुछ कंसर्न्स हैं स्पेशली तमिलनाडु के रिगार्डिंग में। यूपीएससी ऐसे स्टेट स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता बट आपको
जस्ट एज ए अवेयरनेस के बारे में एक जानकारी होना चाहिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे जो पैडी फार्मर्स हैं उनका इस तरीके से कोई डिमांड है, कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करना हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और चाइना में जो फ्लाइट्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया है। डायरेक्ट फ्लाइट्स को आप देखिए कि रिज्यूम कर लिया गया है 4 इयर्स के लेटर फेज में। इनिशियली कोविड यहाँ पे रीजन था, बाद में बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से हमारा डिस्प्यूट हुआ था, स्पेशली जो गलवान वैली का एरिया है, उसके बाद में डायरेक्ट फ्लाइट से उनको रोक लिया गया था। अब फिर से हमारे रिलेशंस इम्प्रूव हुए हैं, 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी हुआ है। एससीओ की मीटिंग में हमारे पॉलिटिकल लीडर भी गए हैं, तो ओवर द ईयर्स यहाँ पे रिलेशंस के इम्प्रूवमेंट की वजह से, कैलाश मानसरोवर यात्रा के रिज्यूम होने की वजह से डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी स्टार्ट हुई। यूएस के लीडर जो अथॉरिटीज़ के रिलेटेड जो लीडरशिप है उनका स्टेटमेंट है कि यूएस इंडिया के साथ में स्ट्रॉन्ग टाइज चाहता है, पाकिस्तान के साथ में भी उनके स्ट्रॉन्ग टाइज का डिमांड है। तो ये आप देखिए कि स्टेटमेंट है, एग्जाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी नहीं है। और यूके इंडिया का जो ई कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हमारा एक टीम वहाँ पे जाएगा, प्रोसेस को बताया जाएगा कि कैसे ये प्रोसेस है वो वर्क को कैरी आउट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइंटिफिक सेक्टर के बारे में, है हमारे जो विज्ञान पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो आप देखिए इनका लिमिटेशन है, कितना नंबर से अधिक किसी को नहीं दिए जाएंगे। जो पहले अनलिमिटेड नंबर्स के अंदर में आपको मिला करता था, यहाँ पे नंबर्स में भी कैपिंग किया गया। पहले कैश प्राइज हुआ करता था, अब कैश प्राइज को भी नहीं डिनाई है, वो किया गया है। मैक्सिमम कैटेगरीज के अंदर में 1 या 2 कैटेगरी हैं, वो यहाँ पे एक्सेप्शन है, जिसमें कैश अवार्ड भी हुआ करता है अवार्ड के साथ में। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कितना कैटेगरी में मिला करता है, ये आप देखिए कि विज्ञान श्री है, विज्ञान रत्न है, विज्ञान युवा जो शांति स्वरूप भटनागर जो यंग साइंटिस्ट के लिए है, विज्ञान श्री है, विज्ञान रत्न है, विज्ञान श्री है, विज्ञान रत्न है। ये लाइफ के कंट्रीब्यूशन के बारे में होते हैं दोनों। फिर जो यंग साइंटिस्ट हैं हमारे, एक शांति स्वरूप नाम से जो ये काफ़ी फेमस पर्सन हुआ करते थे, जिन्होंने साइंटिफिक सेक्टर का उनका इम्पोर्टेंट रोल है, तो उन्हीं की मेमोरी में शांति स्वरूप भटनागर जो युवा साइंटिस्ट के अवार्ड होते हैं उसको दिया जाता है। और एक टीम वर्क के रिगार्डिंग में है, एक टीम वर्क के रिगार्डिंग में है, ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव से हैं। तो स्टूडेंट्स ओवर द ईयर्स इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए, हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं उनसे काफ़ी लोगों ने लिखा है। इन इन पुरस्कार के अंदर में स्क्रूटनी एक तो करना है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी है, इनका जो जो नेमिंग है वो यहाँ पे इम्प्रूव है, वो हो सके। और साइंस आप देखिए वो सेक्टर है, जो साइंटिस्ट हैं वही अपने सेक्टर के रिगार्डिंग में कंप्लीट रिकमेंड है वो कर सकते हैं कि कैसे ये जो पुरस्कार हैं, जो अवार्ड्स हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने का सिचुएशन का ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ रिफॉर्म किए हैं इन साइंटिफिक अवार्ड्स के बारे में, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है उसके परस्पेक्टिव। अभी रिसेंटली हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के रिगार्डिंग में कुछ स्टेप्स हैं वो लिए थे। इस तरीके से स्टेप्स लिए गए जो कि वो जो ऑथराइज डीलर हैं, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं नेपाल के अंदर में, श्रीलंका में, भूटान के अंदर में, तो उनको रुपी के अंदर में आप देखिए कि अलाउ है वो कर दिया गया था कि इंडियन रुपी को वो यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ पे। अब उसी को डिस्कस करते हुए बताया गया कि कैसे इंडिया नेपाल अपने इकोनॉमिक टाइज को यहाँ पे इम्प्रूव है वो कर सकते हैं। इंडिया नेपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि जो पाइपलाइन हमने यहाँ पे डेवलप किया था, कहाँ से था वो, बिहार के अंदर में जो मोतीहारी है और अमलेखगंज का जो एरिया है उसकी रिगार्डिंग एक पाइपलाइन का एक प्रपोजल था, जिससे हम हमारा जो एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग में जो कोऑपरेशन है उसको कर सके। नेक्स्ट आप देखिए कि जनजातीय गौरव दिवस के बारे में है। 15 नवंबर का जो डे है उसको हम ट्राइबल जो हमारे एक ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन के रिकॉग्नाइज करने के लिए, और हमारे जो बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा हैं उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके मेमोराइज के अंदर में ये जनजातीय गौरव दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। फिर हमारे काफ़ी सारी स्कीम भी आई हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, पीएम जनमन हो, इसके अलावा आप देखिए कि वन एरिया के लिए भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलप की। तो बेसिकली कैसे नवंबर के फर्स्ट जो 15 डेज हैं उसमें इसका सेलिब्रेशन हो, मोर ट्राइबल जो ट्राइबल वेलफेयर का जो स्कीम है उनको बेटर वे के अंदर प्रिपेयर है वो किया जाए, ये स्टेट्स को सेंटर के द्वारा कहा गया।
हमारा जो डार्क स्काई रिजर्व है वो कहाँ पे है, वो आपका है लद्दाख के अंदर में डार्क स्काई जो रिजर्व है। तो डार्क स्काई पार्क है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र के अंदर में है। तो डार्क स्काई रिजर्व उसके बारे में बता दिया गया है कि हेनले के अंदर में कैसे हमारा डार्क स्काई को हम प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको कर्टन्स प्रोवाइड किए गए हैं कि घर का जो लाइट है वो बाहर एंटर ना करे। जब आप सिटी के एरिया के अंदर में रहा करते हो, आप स्काई की तरफ अपने आप को ऑब्जर्व करते हो, तो आपको देखना कि आपको जो स्टार्स हैं उनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी कम रहेगा। जब भी आप किसी रूरल एरिया के लिए जाते हो तो आपको क्लियरली जो स्काई है उसके अंदर में ऑब्जर्व किए जाते हैं स्टार्स। तो हेनले के अंदर में भी जो लाइट पोल्यूशन है, लाइट का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमम किया जा सके और मोर जो स्पेस का जो ऑब्जर्वेशन वहाँ से हो सके, टेलीस्कोप्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टेलीस्कोप्स हैं, जिसमें आप देखिए कि और आप देखिए वहाँ पे क्यों हो सकता है, क्यों बेटर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। लो ऑक्सीजन का वहाँ पे अवेलेबिलिटी होना, लो ह्यूमिडिटी का कंडीशन होना, और आपको वहाँ पे मिलेगा कि हाई जो अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन से उनका सिचुएशन क्रिएट होना। चंद्रा जो टेलीस्कोप है, ग्रोथ टेलीस्कोप से उनको अवेलेबल करवाया गया। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, वेनेजुएला के अंदर में जो यूएस अपना जो नेवल फोर्सेस हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय किया है, वॉरशिप्स को ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वहाँ पे। तो वेनेजुएला इसको अपने कंसर्न्स के रूप से देखता है। कोलंबिया ने कहा है कि वो अपने टेरिटरी को डिफेंड करेंगे अगर यूएस इस तरीके से किसी भी जो अटैक करता है या वॉर को प्रोगेट है वो किया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में है, डिप्लोमेटिक लीडर्स के अलावा आप देखिए आर्मी लीडर्स हैं, उनका भी एक दूसरे के वहाँ पे तो विजिट है वो स्टार्ट हुए हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। और जो सूडान का जो दरफूर का जो रीजन है उसके बारे में है कि दरफूर के अंदर में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उन्होंने इसको कैप्चर है वो किया है। पीकेके नाम का एक ग्रुप है, पीकेके ग्रुप का नाम है जो कुर्दिस्तान जो है उनका वर्कर पार्टी है, जो कि आप देखिए कि तुर्की के वहाँ पे इनका प्रेजेंस था। कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का 1984 ने इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए तुर्की तुर्की का जो स्टेट है उसके अगेंस्ट में वॉर को कैरी आउट किया था। फिर अभी इन्होंने डिसआर्म करने का जो डिसीजन लिया था मई के समय में, अभी इन्होंने विड्रोवल का जो डिसीजन है वो ले लिया गया। और यूएस और चाइना आने वाले समय में एक डील को कैरी आउट कर सकते हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कनेडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 10% का एडिशनल टैरिफ है उसको इम्पोज किया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू वेरी मच।